हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पिछले क्लास में हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया पॉइंट, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक से देखें पूरा वीडियो और आप सब कॉपी पर नोट करें, ठीक से याद करें, समझ के पढ़िए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। बहुत सारे इक्वेशंस हैं जो कि आता है क्या होता है जब, या उसको संतुलित करने के लिए, तो सब इसमें हम लोग ठीक है इसमें सीखा जाएगा। बहुत सारे प्रकार हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया। एक एक करके हम सब पढ़ें एग्जाम्पल सहित। पहला पढ़ रहे हम लोग संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये नाम से ही क्लियर है, संयोजन मतलब जुड़ना होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थों के संयोग से एकल नया रासायनिक पदार्थ बनता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो या अधिक पदार्थों का अगर के बीच अगर रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए तो प्रोडक्ट के रूप में एक ही पदार्थ मिलेगा। इस अभिक्रिया क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, C+O2, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। CaO प्लस H2O, ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है इसमें। देखिएगा, अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ये भी डिफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जल से अभिक्रिया कराया जाए, जल में मिलाया जाए तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो हम लोग चूना लाते हैं उसको जल में डाल करके जो पुताई किया जाता है दीवार पर, वही कैल्शियम ऑक्साइड है। जल में डालने बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका इसी को दीवारों पर पुताई किया जाता है। इसका नाम एक और है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसका नाम है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है या जल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना क्यों है? जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी जल रहा हो, उसमें जल डाला जाए तो उसमें से आवाज आती है, और जिस तरह से बुझता है सेम अभिक्रिया ये होती है। जल में अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को डालें तो उसमें उत्पन्न होती है काफी ज्यादा, और तब बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया का। सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर अभिक्रिया करा दें हम जल के साथ तो बन जाता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराने पर सल्फर हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। देखिए यहाँ पे दो अभिकारक हैं, प्रतिफल कितना है? एक है। दोनों के जुड़ने पर एक प्रतिफल बन रहा है, इस कारण से क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा प्रकार हम लोग देख रहे हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब यह टूटना। अगर एक कोई रासायनिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कही जाती है। तो परिभाषा क्या लिख लेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सरल एकल पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए रासायनिक पदार्थों में परिवर्तित होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एग्जाम्पल काफी आवश्यक है, 2 नंबर का एग्जाम में आता है।
देखिए इस अभिक्रिया को जरा ठीक से देखें। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर, अगर इसको हम उष्मा दें, गर्म करें, तो ये बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, जिस कारण हमने क्या दिया है, अप एरो का चिन्ह दिया है। ये बतलाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न हो रही है, गैस उत्पन्न हो रही है, तो क्या, अप एरो। ये कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एक रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप दो रासायनिक पदार्थों में बढ़ रहा है, दो भिन्न गुण वाले रासायनिक पदार्थों में बढ़ रहा है। लेकिन इसको एक और अभिक्रिया हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उष्मा दी जा रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। उष्माशोषी अभिक्रिया, अगर ऐसा पूछे डिफिनेशन उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो डिफिनेशन लिख करके इसे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। जैसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कही जाती है, या उष्मीय अभिक्रिया। ये उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। उष्मा देने के कारण ये क्या, रासायनिक पदार्थ विघटित हो रहा है, जिस कारण इसको उष्मीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब जरा देखें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। अगर यहां पे हम उष्मा दें तो बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3 बैलेंस है। तो पोटेशियम क्लोरेट ये क्या, टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बढ़ रहा है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया है। ये उष्मा दे रहा है इस अभिक्रिया में, तो ये भी क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। जरा कुछ बातों को और देखते हैं। वियोजन या अपघटन जो अभिक्रिया होती है, वो कारक इसके हो सकते हैं, उष्मीय हो सकता है। उष्मीय मतलब उष्मा दे करके विखंडित करना, तो इसको बोलेंगे क्या, उष्मीय अभिक्रिया या उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाएगा। हो सकता है कि विद्युत धारा दे करके, विद्युत अपघटन बोलते हैं इसको, अपघटन मतलब विद्युत अगर धारा हम प्रवाहित करके किसी यौगिक को तोड़ते हैं तो बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और भी हो सकता है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश द्वारा अगर हम दें, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो उष्मीय अभिक्रिया का हमने एग्जांपल देख लिया। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दे करके हमने क्या किया, विघटित किया, तो यह अपघटन अभिक्रिया हो रही है, लेकिन उष्मीय अभिक्रिया ये है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, लेकिन विद्युत धारा द्वारा अपघटन की अभिक्रिया होगी। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया होगी लेकिन विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करने पर। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे अपघटित किया जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगी तो क्या करेंगे, एक सेल होता है जिसको विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। विद्युत अपघटनी सेल, यह रासायनिक अभिक्रिया जिस सेल में कराई जाती है उसको विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। इसमें दो क्षार इसमें डूबे रहते हैं द्रव में, एक को कैथोड, ये माइनस वाला होता है, और एक को एनोड प्लस। इन दोनों क्षारों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक होता है धन इलेक्ट्रोड जिसको एनोड, और एक होता है ऋण इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड कहा जाता है। और जिस सेल में रासायनिक अभिक्रिया विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कराई जाती है उसको विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। तो जिस भी द्रवित यौगिक का रासायनिक अपघटन कराना होगा इस सेल में दे करके इसको क्या करते हैं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है। तो जो प्लस वाला बनेगा वो किस पर जाएगा, माइनस पर, कैथोड पर, और जो माइनस होगा वो क्या जाएगा, एनोड पर जाएगा। जैसे कि हम अभिक्रिया देखते हैं 2H2O, इसका विद्युत अपघटन कराना है, तो इस विद्युत अपघटनी सेल में जल को लेकर के दोनों एनोडों को जोड़कर, दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो बनेगा क्या, हाइड्रोजन टूट जाएगा 2H2 प्लस O2। ये प्लस है तो जाएगा ये कैथोड पर, कैथोड, और ये माइनस है तो जाएगा किस पर, एनोड पर। इसका क्या अपघटन हुआ। एक और देख लेते हैं हम लोग,
सोडियम क्लोराइड का अगर अपघटन कराना हो तो इसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, यहां विद्युत धारा प्रवाहित होगा, विद्युत धारा। तो सोडियम प्लस क्लोरीन, ये कैथोड पर, क्योंकि प्लस है, प्लस वाला माइनस पर, माइनस वाला प्लस पर, कैथोड पर, और ये जाएगा एनोड पर। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में जो अपघटन अभिक्रिया हम लोग देख रहे थे, ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। तो इक्वेशन को ठीक से देखेंगे और पहचानना पड़ेगा कौन सी अभिक्रिया कैसी है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया से कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो जरा पहले देख लें डिफिनेशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु समूह दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि CuSO4, कॉपर सल्फेट का एक हमने विलयन ले लिया और इसमें क्या किया, आयरन को डाल दिया। तो क्या करेगा, ये लोहा जो है इससे कॉपर को हटा करके उसका जगह अपने ले लेगा ये। तो क्या हो गया यहाँ पे FeSO4 और कॉपर कहां चला गया, बाहर। इसको इसने विस्थापित किया, इस कारण इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन और जरा देखें। क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को या लोहे के ब्लेड को डाला जाता है। तो होता क्या है कि आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस इक्वेशन को दे देगा, बताया कि बोले कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया है। अब जरा इसमें और बात समझना है, इसका रंग क्या होता है कॉपर सल्फेट का, नीला होता है। क्या होता है, नीला। और फेरस सल्फेट जो बनेगा उससे क्या होगा, हरा होगा, हल्का हरा रंग का ये हो जाता है। और लोहे पर एक परत आ जाती है भूरे रंग की। जैसे कि मान लिए हमने एक पात्र में कॉपर सल्फेट को ले लिया, CuSO4 को, और इसमें एक लोहे की कील को डाल दिया हमने, Fe। तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर को विस्थापित करने लगेगा और इसे विस्थापित करके बना लेगा आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट बनने के कारण इसका रंग बदल जाता है, किस रंग का, हरा हो जाता है। और इस लोहे की कील पर भूरे रंग की एक परत आ जाती है। तो एक बात और इसमें जानना है, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि सर पूछे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो बता देंगे विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा पूछता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालते हैं, तो ऐसा लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को डालने पर इसका रंग क्यों बदल जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर यह विस्थापित होकर आयरन सल्फेट बना लेता है, ये यौगिक चेंज हो गया जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है। अब जरा हम देखेंगे कि ये लोहा जो है आयरन, ये कॉपर को क्यों विस्थापित कर दे रहा है। क्योंकि लोहा जो है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आयरन सल्फेट में अगर हम कॉपर को डालें तो वो इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, याद रखेंगे इस बात को। क्योंकि जो अधिक क्रियाशील होंगे वो कम क्रियाशील पदार्थों को ही विस्थापित कर सकते हैं। अगर किसी को जगह से हटाना हो तो उसे मजबूत होना पड़ेगा, है ना। चला देखते हैं एक और एग्जाम्पल, उसके बाद से हम आपको क्रियाशीलता लिखवा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट में हमने कॉपर डाला तो ये क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा ये। और सिल्वर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर हमने कॉपर को डाला तो ये सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, कौन, कॉपर, जिस कारण ये सिल्वर को हटा देगा, विस्थापित कर देगा और बना लेता है क्या, कॉपर नाइट्रेट। और सिल्वर क्या हो गया, अलग हो गई। अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर नाइट्रेट के विलयन में अगर सिल्वर को डालेंगे तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। देखिए कुछ क्रियाशील जो है, सबसे अधिक सक्रिय जो है या क्रियाशील है, उनका हमने नाम दे दिया धातुओं का। जैसे पोटेशियम है, सबसे अधिक है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जस्ता है,
आयरन है, स्टेनस है, मतलब तीन है ये, प्लम्बम है पीबी, सीसा है ये, कॉपर है, एक्जिम मरकरी है ये, सिल्वर है, और ये क्या है, गोल्ड है। सबसे कम क्रियाशील में ये है। तो जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले को आराम से विस्थापित कर सकते हैं, और बाकी जो है वो जो कम क्रियाशील है वो अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहचानने को एग्जाम में आता है, इक्वेशन पहचानने को आता है, बैलेंस करने के लिए भी आता है, और कारण भी पूछता है ये। तो आप सब ठीक से इसको नोट करें सभी पॉइंट को, और तैयारी करें। शॉर्ट पढ़ने से नहीं होगा, पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव भी हो इसका। सभी क्वेश्चन जो है हमारे एनसीईआरटी में वो आप इसका क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक से नोट करें, याद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी 10th क्लास के जो आपके मित्र हैं उनको क्या करें, सब्सक्राइब शेयर कर दें।